मलक गुलाम यासीन तबस्सुम एडवोकेट फ्रॉम फैसलाबाद। मेरा ये सवाल है कि जो 26वीं तरमीम है वो मुस्तकबिल में क्या बनेगा, उसका वो चलेगी या उसका क्या बनेगा? सूफिया नवाज़ एडवोकेट फ्रॉम फैसलाबाद। 26वीं तरमीम के हवाले से ही मैं बात करना चाहूँगी और क्वेश्चन भी मेरा इसी हवाले से है कि 26 जो अमेंडमेंट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से या प्रोसीजर के हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, क्योंकि अभी ये 26 अमेंडमेंट आ गई है और उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो बनेगा, उसका प्रोसीजर किस तरह से होगा, क्योंकि हम बेसिकली जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो है हाई कोर्ट में फ़ाइल करते हैं या सुप्रीम कोर्ट में इवन हम फाइल करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो है वो ये कौन फैसला करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा या सुप्रीम कोर्ट का बेंच किसी भी हमारी पिटीशन को सुनेगा? इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा सर। ये हमारे दो दोस्त फैसलाबाद से आए थे किसी केस के सिलसिले में मिलने, तो इनकी ये ख्वाहिश थी कि हमारे कुछ सवालात हैं, तो हमने कहा कि सवाल जवाब के सेशन में इनके सवालों को हम अपलोड करें और ताकि बाकी दोस्तों के जहनों में भी ये सवालात होंगे। मलक यासीन तबस्सुम हमारे बहुत पुराने जो है वो चहेते दोस्त हैं। जब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ तो उस ज़माने से ये मेरे साथ राब्ते में हैं। और सूफिया नवाज, तो ये आज इनके साथ एक केस के सिलसिले में आए थे। अब देखिए 26वीं आईनी तरमीम का पंडोरा बॉक्स खुल गया है। ये किस करवट बैठेगा, ये कोई एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने की बात नहीं है, ये लंबी कहानी है। और बहुत से आईनी माहिरीन ने इस पे जो तबसरे किए हैं, लेकिन जो वीलॉगर्स हैं, जो आइन की अलिफ बे नहीं जानते, जो कभी अदालतों में पेश नहीं हुए, वो जब इस पे तबसरे कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ ख्यालात पे या सुनी सुनाई बातों पे कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन का शिकार है आइनी तरमीम। जैसे आपने कहा कि आइनी पिटीशंस, जो आइनी बेंच बनेगा, वो आइनी पिटीशन तो डिफाइन नहीं हुई कि वो आइनी पिटीशन कौन सी होंगी जो ये आइनी बेंच सुनेगा। फिर इसमें यह भी कह दिया गया है कि हाई कोर्ट में भी आइनी बेंच बनेंगे, तो वो जो हाई कोर्ट में आइनी बेंच बनेंगे वो किस नौयत के केसेस सुनेंगे, ये अभी तो डिफाइन नहीं किया, लेकिन ये कहीं डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये शुरू में जब भी कोई तरमीम या जो नया कानून आता है, तो जैसे नैब के सिलसिले में भी कितनी मालियत के केस सुनेंगे, बाद में आया। एंटी टेररिस्ट का जब कानून आया तो उस वक्त भी कि कौन से केसेस होंगे कि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाएंगे और ये डेफिनेशन के मुताबिक, और कौन से केसेस होंगे जो टेररिस्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे बल्कि आम अदालतें सुनेंगी। तो यहाँ पर भी ये वक्त के साथ डिफाइन होगा कि आइनी पिटीशन, मैंने इससे पहले इसी टॉपिक पे जो है वो एक लेक्चर अपलोड किया था कि आइन के तहत 199 के तहत हम प्रोसीजरल लॉ पे भी जाते हैं हाई कोर्ट में, और हम उस वक्त भी जाते हैं जब कोई अल्टरनेट रेमेडी नहीं होती। जब कोई अल्टरनेट रेमेडी नहीं होती तो हम निचली अदालत के फैसलों को 199 में जाके चैलेंज करते हैं। तो 22A की पिटीशन को भी हम करते हैं। जब सिविल रिवीजन हो जाए और उसके बाद आगे जो है वो उसकी रेमेडी नहीं है सिविल रिवीजन के बाद, तो उसको हम 199 में चैलेंज करते हैं। तो बाज़ औक़ात हम किसी गवर्नमेंट के किसी इकदाम को डायरेक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं कि वो बंदा इस पोस्ट में बैठने के काबिल या इस अहल नहीं है। हम किसी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को डायरेक्ट हाई कोर्ट में 199 में चैलेंज करते हैं कि ये फैसला गलत है या ये इकदाम गलत है। किसी भी जुरिस्डिक्शन में हम चैलेंज करते हैं। तो जो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो वहां पर ये डिफाइन होगा कि वो कौन कौन से फैसले हैं जो प्रोसीजरल प्रोसीडिंग से मुतल्लिक नहीं है और उनको डायरेक्ट हाई कोर्ट ने सुना है या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना है तो फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच समाअत करेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई डिफाइन नहीं हुआ, तो अभी तक ये पंडोरा बॉक्स ही है इसमें। अब इसकी एक और शक्ल है
जैसे वीलॉगर्स खास तौर पे जावेद चौधरी साहब इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे आईएसआई वाले तमाम मालूमात उन्हीं को देते हैं, उनको इस किस्म की कि ये ऐसा नहीं होगा। जैसे आज उन्होंने फरमाया, मैं कल देख रहा था उनका एक वीलॉग, कि पहले ये तय था कि जी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने इस्तीफा देना था, लेकिन अब उन्होंने फैसला किया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन इस बात की कहीं से कोई तस्दीक नहीं है। क्या पहले इन दो जजेस साहबान ने जावेद चौधरी साहब को बुला के कहा था कि हमने तो फैसला कर लिया है? उनके करीबी जराए ने बताया। करीबी जराए की तस्दीक कहां से होगी? और दूसरी बात, बहुत सारे वीलॉगर्स इस प्रिंसिपल को यहां लागू कर रहे हैं कि जी फौज में जब कोई जूनियर जर्नल चीफ ऑफ द आर्मी बनता है तो वो जो उनसे जूनियर हैं वो इस्तीफा दे देते हैं। मंतक कोई नहीं है, कानून वहां कोई नहीं है कि दे देंगे, लेकिन वहां पर ट्रेडिशन है। उसकी वजह कि जो जूनियर जर्नल होता है वो जब अपने सीनियर जर्नल के पास किसी भी काम में या किसी भी सिलसिले में पेश होता है तो वो उनके आगे एक लफ्ज इस्तेमाल करता है, यस सर, जी सर ऐसा हो जाएगा, ओके सर, ठीक है सर। चाहे वो उससे 2 दिन भी जूनियर है तो वो उनको यस सर कहता है, ठीक है सर हो जाएगा। लेकिन जब वो जूनियर जर्नल चीफ ऑफ द आर्मी बन जाता है तो फिर अब जब सीनियर जर्नल जो था वो जब आर्मी चीफ के पास पेश होता है तो उसको कहना पड़ेगा यस सर, ठीक है सर हो जाएगा। क्यों? कि अब वो उनके मातहत हो गया है। लेकिन जब तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बना था उस वक्त तक उनसे कोई एक दिन भी जूनियर होता था, जर्नल होता था, तो वो जब जूनियर जर्नल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के से पहले अपने सीनियर जर्नल के पास सब पेश होता था तो वो उसको यस सर कहता था। लेकिन अब सीनियर जर्नल को जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाना पड़ेगा तो वो उसको यस सर कहना पड़ेगा। अगर तो टीम वर्क है तो जो आर्मी चीफ बन गया उसको यस सर करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन जो एक फौज, पूरी दुनिया की एक फौज की ट्रेडिशन चली आ रही है कि पहले वो हमें जूनियर हमें यस सर कहता था तो अब हमें जूनियर को यस सर कहना पड़ेगा, तो हमारी अना गवारा नहीं करती, हमारा ओहदा गवारा नहीं करता। वरना वर्किंग में कोई फर्क नहीं है। लेकिन वो इसलिए वो इस्तीफा दे देते हैं कि वो कहते हैं हमारी अना नहीं गवारा है। जो कल तक हमें यस सर कहता था आज हमें उसके सामने जाके यस सर कहना पड़ेगा। तो ये तो होगी। लेकिन अगर इस प्रिंसिपल को जुडिशरी पे नहीं अप्लाई कर सकते, इसलिए कि यहां तो सारे बराबर जज हैं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अलग है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरह उसने कोई मंसूबे नहीं बनाने, उसने कोई जंग का प्लान नहीं बनाना, उसने तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, बेंच बनाने हैं, उसने मार्किंग करनी है कि कौन सा केस किधर जाना है। वरना अख्तियारात के हवाले से तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इक्वल पावर्स है। लेकिन आर्मी में इक्वल पावर नहीं है तमाम जर्नलों की। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है अब उसकी पावरें अलग हैं। तो यहां पर क्यों इस्तीफा दें? उन्होंने बतौर जज तो काम करने से उनको कोई रोक नहीं सकता। तो ये इस तरीके के दावे करना कि जी पहले उन्होंने इस्तीफा दे देना था, अब उन्होंने इस्तीफा नहीं देना, तो वो अपने जूनियर के मातहत तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नहीं बैठता। अपना जो चीफ जस्टिस है वो सिर्फ एक प्रेसिडिंग जज के तौर पे, वरना तो तमाम जजेस की एक जितनी पावर है। अब एक और पंडोरा बॉक्स भी खुलेगा इसमें। वो पंडोरा बॉक्स ये खुलेगा कि इन्होंने कह दिया है कि जिस लम्हे जो भी जज चीफ जस्टिस बन जाएगा उन 3 जजेस में से, वो 3 साल तक चीफ जस्टिस रह सकता है, चाहे उसकी जो रिटायरमेंट की जो है वो वक्त बचता हो, लेकिन वो वक्त से पहले रिटायर हो जाएगा। अब एक ही आइन की 2 जो आर्टिकल्स हैं वो दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। एक आर्टिकल कहता है कि कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का जब 65 साल की उम्र को पहुंचेगा तब रिटायर होगा। वहां पर यह कतगन नहीं है, उस आर्टिकल में यह कहीं नहीं लिखा कि अगर वो चीफ जस्टिस बन गया, उस आर्टिकल में नहीं है तरमीम कि अगर वो चीफ जस्टिस बन गया तो फिर वो 65 साल से
पहले भी रिटायर। लेकिन जो चीफ जस्टिस बनने वाला आर्टिकल है जो इन्होंने अब अमेंडमेंट की, तो उसमें इन्होंने ये लिख दिया है कि कोई भी जज अगर चीफ जस्टिस बन जाएगा तो वो सिर्फ 3 साल तक चीफ जस्टिस रह सकता है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी अगर रिटायरमेंट की अगर अभी एज बनती है, तो वो अगर 3 साल के बाद चीफ जस्टिस रहने के बाद वो 63 साल का है, अभी उसके 2 साल रहते हैं, लेकिन उसको रिटायर होना पड़ेगा। तो आइन की ये जो 2 आर्टिकल्स हैं ये आपस में मुतसादिम हैं, आपस में कंट्राडिक्टरीज हैं। तो कौन सा आर्टिकल प्रिवेल करेगा, इस पे बहस होगी, इस पे फुल कोर्ट भी बैठ सकता है इसमें। और ये जो जितनी भी तरामीम हुई हैं सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक, इसमें भी फुल कोर्ट आने वाले वक्त में बैठ सकता है और ये तय कर सकते हैं कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक जो ये तरमीम हुई हैं, क्या ये प्रिवेल होनी चाहिए, रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। तीसरी मैंने एक ऑप्शन कही थी अपने पिछले लेक्चर में कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 8 जजों का बेंच बनाएंगे, उस 8 में से 3 या 4 या 5 या पूरे 9 जजेस का बेंच ताकदाद में बनेगा, 8 का तो बन नहीं सकता, या 8 का होगा तो जो बेंच बनेगा उसमें ताकदाद में होंगे, 7 होंगे या 5 होंगे या 3 होंगे। तो अगर वो जजेस ये कह देते हैं कि ये जो हमारे सामने पिटीशन आई है, हमारा व्यू ये है कि इसको पूरे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठ के सुने, तो फिर क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवालात वक्त के साथ साथ आएंगे और उनका फिर जवाब भी वक्त के साथ साथ आएगा। ये कायम रहती है या नहीं रहती, हम अभी हतमी तौर पे नहीं कह सकते। व्लॉगर्स तो कह सकते हैं कि देखिए हमने ये पहले कह दिया था कि वही बात पूरी हुई। जैसे नजम सेठी साहब के प्रोग्राम में ये कहा जाता है कि मैंने तो बहुत पहले ये कह दिया था, तो इसका मतलब है कि आइन बनाने वालों ने आपसे पूछ के ये तरमीम की है, या जजेस ने आपको बता दिया था कि हम ये रिएक्शन देंगे। तो ये एक प्रेडिक्शंस हैं जो इत्तफाकिया तौर पे मिल जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, लेकिन इत्तफाकिया तौर पे नहीं भी होती पूरी, अंदाजे होते हैं, ये कोई प्रेडिक्शंस नहीं कहा जा सकता। क्लियर? थैंक यू, आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।